नमस्कार साथियों। आज हम भूगोल की कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी की पार्ट 1 का एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, इसमें सबसे पहला लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल है क्या? सौरमंडल सबसे पहले आओ हम समझते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य का एक परिवार है जिसमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, आदि आदि हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य एक साथियों तारा है। सूर्य एक तारा है। ऐसे ही लाखों तारे मिलकर के एक आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे का निर्माण करते हैं। और ऐसी आकाशगंगाएं अर्थात मिल्की वे, लाखों मिल्की वे मिलकर के क्या निर्माण करती हैं? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आप अब समझ चुके होंगे कि लाखों तारे मिलकर के एक आकाशगंगा और लाखों आकाशगंगाएं मिलके एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। या हम ऐसे कह लें कि लाखों सौरमंडल मिलकर के एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में अपना जो सौरमंडल है एक सूर्य का परिवार है। ऐसे कई सौरमंडल हैं ब्रह्मांड में। जैसे सौरमंडल में क्या है, 10 ग्रहों की खोज वैज्ञानिकों ने की है अभी तक। उसमें से 8 ग्रहों को ही मान्यता प्रदान की गई है। 8 ग्रहों में जो बुध और शुक्र नाम के 2 ग्रह हैं उनके कोई उपग्रह नहीं हैं। जबकि 6 ग्रहों के अपने अलग अलग उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, जैसे चंद्रमा। उसी तरह से जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब बात होती है खगोलीय पिंड की। खगोलीय पिंड क्या है? जो भी जैसे सूर्य, चंद्रमा और जो कुछ भी हम रात को देखते हैं आकाश में, वो सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। अब आपने जब आकाश में रात को देखा होगा, विभिन्न प्रकार की तारों की आकृति बनी होती है। जैसे अलग अलग प्रकार की, जैसे मीन की राशि बनी होगी, और ये सब मतलब कोई घोड़े की जैसी आकृति बनी होती है। इस तरह के से मकड़े जैसी आकृति बनी होती है। उनको साथियों नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। सबसे जाना पहचाना नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि, 7 तारों का समूह है सप्तऋषि तारामंडल। इसी तारे मंडल से, इसी नक्षत्र मंडल से, जो मतलब सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, इसी से ध्रुव तारे की पहचान होती है। ध्रुव तारा साथियों उत्तर दिशा में होता है हमेशा। नक्षत्र मंडल जैसे अर्सा मेजर है, बिग बियर है, आदि ये नक्षत्र मंडल है। साथियों ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं प्लेनेट। प्लेनेट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। अब साथियों जो सौरमंडल में हमने बताया जैसा कि 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 ग्रह जो हमने बताए हैं, ये दूरी के हिसाब से 8 ग्रह क्रमशः हैं। साथियों सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। किसको? शुक्र को। और जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है तथा सबसे छोटा कौन है? बुध ही है अपना सबसे छोटा। और जो ये ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है, कुछ को बाह्य ग्रह कहा गया है। आंतरिक ग्रह 4 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह भी 4 हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये चट्टानों से बने हुए होते हैं जो कि पृथ्वी के मतलब जो ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं वो। और जो बाह्य ग्रह हैं वो सबसे पहली बात तो सूर्य से बहुत दूर हैं। ठीक है। और जो मतलब ये होते हैं ग्रह, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये है ग्रह। ठीक है। अब जैसे ग्रह हो गए, ठीक है ना। अब ग्रह अपनी जो मतलब एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा बनाते हैं, उसमें ही एक ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ठीक है ना।
अब शब्दों की उत्पत्ति देखते हैं। शब्दों की उत्पत्ति जैसे जियोलॉजी है, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जैसे जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का मापन। जियोआइड, जियोआइड का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी का आकार जो होता है, पृथ्वी का आकार भूआभ के आकार का है। किस आकार का है? भूआभ। भूआभ का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार है, पृथ्वी के समान आकार है। अब आप समझ चुके होंगे पृथ्वी का आकार कैसा है, भूभाग के आकार का है। अब चंद्रमा आप जानते ही हैं, पृथ्वी का उपग्रह है जो कि पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप और आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हम साथियों आपको बताते चलें, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है उसके बीचों बीच में पाए जाते हैं। कौन से? क्षुद्र ग्रह, जो कि ये किसके? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये एक दो नहीं है, क्षुद्र ग्रह बहुत हैं, असंख्य। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रहों से टूट करके ही बने हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? उल्कापिंड साथियों छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिससे इसको टूटा हुआ तारा भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा, ऐसे कुछ मतलब अलग अलग तरीके से लोग पुकारते हैं। जैसे आपने रात को देखा होगा कोई तारा बहुत तेज़ से जा रहा है, और ये वही तारा जो होता है बहुत तेज़ से जाता होता है, उसी को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। वो उल्कापिंड क्या होता है? वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, किंतु वो जो है कभी कभी उनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती, वो दूसरे कक्षा में घुस जाते हैं और कभी कभी टकरा भी जाते हैं, और मतलब ऐसे होते हैं वो घर्षण के कारण मतलब गर्म होकर के जलने लगते हैं, और जल करके वो शांत हो जाते हैं, और जैसे पृथ्वी की सतह से अगर टकराए हैं तो वहाँ पर गड्ढा कर देते हैं। ऐसा होता है, बस उल्कापिंड ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये शायद आपको ये पहला लेसन समझ में आया होगा, ये इतना ही इस लेसन में है। अगला लेसन कहते हैं ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, किंतु पृथ्वी के समान तो नहीं है ना, पृथ्वी का प्रतिरूप, समझ रहे हैं ना। एक इसमें ग्लोब जिसे आपने देखा होगा, विद्यालयों में देखा होगा, छोटी छोटी कक्षाओं में लगे होते हैं, जैसे कि उसमें एक फ्रेम लगा होता है, और उस वो जो फ्रेम में वो एक गोला टाइप का जो पृथ्वी के आकार का ही होता है, वो कसा होता है, उसकी जो मतलब एक कील के द्वारा कसा होता है। जो कील होती है ऊपर नीचे, उनको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है। और ग्लोब पर जो मतलब बने होता है, जो वो गोला ऐसा जो पृथ्वी के आकार का होता है, अर्थात भूआभ आकार का होता है, वो जो होता है जो उस पर जैसे पृथ्वी के अलग अलग तरीके के दिखाए गए होते हैं, जैसे भूगोलीय संरचना होती है, और जैसे मतलब प्राकृतिक संरचना होती है, और जो मतलब राजनीतिक संरचना होती है, पूरी जैसे सब कुछ उसमें दिखाया जाता है। ठीक है। और ग्लोब आपको बता दें, बड़े ग्लोब भी होते हैं और छोटे ग्लोब भी होते हैं। बड़े ग्लोब ले जाने और उठाने में आसानी नहीं होती है, जबकि छोटे ग्लोबों को ले आने में आसानी होती है। कुछ ग्लोब ऐसे भी होते हैं जिनको हवा भर करके जैसे अपने पॉकेट में रख लिया, फिर हवा भर लिया, जहाँ वो यूज होना है हवा भर करके तुरंत ही उसको फुला लिया, ऐसे भी ग्लोब आते हैं। ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे। अब जो मतलब ग्लोब जो मतलब उसकी जो अक्ष होती है, वो 66 सही 1/2 डिग्री मतलब जो होता है वो झुका हुआ होता है, आप समझ चुके होंगे। अब इस ग्लोब पर होती हैं छोटी छोटी रेखाएं मतलब बनी होती हैं, पूरा पूरा वृत्त बने होते हैं जैसे ग्लोब पर, और एक ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जो जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। ग्लोब के बीचों बीच से जाती है, जिसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। साथियों, ये ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड करती है। जो ऊपर का भाग होता है और इस विषुवत वृत्त के, उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो नीचे का भाग होता है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है, और निचले मतलब अर्थात दक्षिणी अक्षांश में क्या होती है? मकर रेखा होती है। अक्षांश का अर्थ होता है समांतर रेखाएं, अर्थात मतलब जो विषुवत वृत्त है उसके समांतर रेखाएं जो बनी होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना।
अब ये होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? इस जो विषुवत वृत्त बना है इसके मतलब जो है लंबवत जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। हम आपको बता दें जो इस पर मतलब जो डिग्री के निशान बने होते हैं वो अलग अलग जैसे पढ़े जाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है एवं जो ब्राज़ील एक देश है ना, अपने यहाँ महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है और ब्राज़ील जो कि दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंट और चंद्रपुर। बेलो होरिजोंट कहाँ है? ब्राज़ील में है। और चंद्रपुर कहाँ? अपने यहाँ महाराष्ट्र में है। दोनों 20 डिग्री पर स्थित हैं। लेकिन क्या है? चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में, कहाँ? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। एवं बेलो होरिजोंट जो कि ब्राज़ील में स्थित है वो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। इसीलिए अगर चंद्रपुर को लिखेंगे तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखेंगे और बेलो होरिजोंट को 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में लिखेंगे। ठीक है ना। अब जो होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है वो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर में है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो कि मकर रेखा है वो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है ना। विषुवत वृत्त के 66 सही 1/2 डिग्री पर उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और विषुवत वृत्त है ना उसी के 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है ना। अब पृथ्वी के ताप कटिबंधों को देखते हैं। पृथ्वी के ताप जो कटिबंध हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला स्थान है उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है ना। और जो कर्क रेखा के जो मतलब उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाला हिस्सा, उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाला हिस्सा, और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और मकर रेखा के बीच वाला हिस्सा को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के, जैसे उत्तरी ध्रुव वृत्त के उत्तर वाला हिस्सा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के दक्षिण वाला हिस्सा शीत कटिबंध कहलाता है। तो आपको पता हो गया 3 कटिबंध हैं कहाँ? पृथ्वी पर ताप कटिबंधों की स्थिति क्या क्या है। ठीक है। अब आपको समय से परिचय कराते हैं। समय क्या है? समय एक जो है ग्रीनविच जो है वहाँ है, क्या नाम, ब्रिटिश की वेधशाला है ग्रीनविच में स्थित है। वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, उसमें एक याम्योत्तर रेखा मानी गई है, प्रमुख याम्योत्तर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उसी को प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर है उसी को प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। साथियों, अगर इस याम्योत्तर रेखा के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो समय हमारा घटता है, और जब हम इधर पूरब में आएंगे तो उस समय हमारा क्या होता है? बढ़ता है। जैसे 1 डिग्री 4 मिनट होता है। जिसे आपको पता होगा एक वृत्त क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। अगर हम 1 डिग्री, जैसे मान लो जो ग्रीनविच लाइन है उसके हम मान लो अगर पश्चिम में जा रहे हैं, जैसे ग्रीनविच पर मान लो 12 बजे हैं। ठीक है। तो अगर जैसे हम मान लो पश्चिम में जा रहे हैं तो 5 मिनट समय 4 मिनट समय हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा अगर पश्चिम में जा रहे हैं। अगर हम पूरब को आ रहे हैं तो 4 मिनट समय हमारा आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमारा 24 घंटे का पूरा टाइम होता है। और जो ये जो मतलब टोटल पूरा पूरा मतलब जो ग्लोब है, मतलब जो टाइम जोन है वो टाइम जोन बटे हुए हैं 24 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं? 24 भागों में टाइम जोन बटे हुए हैं, जो कि एक एक घंटे में बटे हुए हैं। और 1 घंटे कितना का होता है? 15 डिग्री का होता है। बस इस जो मतलब इस लेसन में, दूसरे लेसन में बस इतना ही काफ़ी है हमारे हिसाब से। और जो अपने देश के सभी के मानक याम्योत्तर हैं, जैसे अपने देश का 82 सही 1/2 डिग्री ये मानक याम्योत्तर है। ठीक है ना। और जो कि अपने देश का जो मानक याम्योत्तर है वो ग्रीनविच लाइन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है ना।
5 घंटे 30 मिनट आगे है। और जैसे कुछ देशों के एक मानक समय नहीं है बल्कि कई मानक समय हैं, ठीक है। जैसे रूस के 11 मानक समय हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े देश हैं उनकी अधिक, एक से अधिक या मानक समय हैं। जैसे अपने ही देश में 2 मानक समयों की मतलब मांग उठी थी, किंतु अभी है नहीं, अभी एक ही मानक समय है जो कि 82 डिग्री पर स्थित है, ठीक है ना। अब अगला आता है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ साथियों क्या हैं, एक परिभ्रमण है और एक परिक्रमण है। एक परिभ्रमण मतलब जो अपनी ही धुरी पर पृथ्वी घूमती है उसे परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण परिक्रमण मतलब जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। अब आप पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं उनको समझ चुके होंगे, ठीक है ना। अब पृथ्वी जब इन्हीं गतियों के कारण, अब जैसे दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की इन्हीं गतियों के कारण ही दिन रात होते हैं। दिन भी होता है और रात भी होती है, किसके, इन्हीं के कारण। जो मौसम परिवर्तन है वो भी इन्हीं गतियों के कारण होता है। अब जैसे मौसम परिवर्तन आपको पता है, जैसे मौसम परिवर्तन कैसे होता है, जैसे जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है सूर्य के, है ना। तो जब सूर्य की जब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही होगी, जैसे उत्तरी गोलार्ध में अगर पृथ्वी जैसे मान लो स्थित है, ठीक है, मतलब इधर जो पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, मतलब अपनी स्थान पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने स्थान पर पृथ्वी घूमती है, ठीक है ना। जब जब पृथ्वी में जैसे उत्तरायण होता है, ठीक है, उत्तरायण कब होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी होती है। ये उत्तरी गोलार्ध में अपने यहाँ जब गर्मी होती है, तब दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, ठंडक पड़ती है, ठीक है। तब हम क्या कहते हैं, उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण कब होता है, 21 जून को। 21 जून के समय में क्या होता है, उत्तरायण होता है। पृथ्वी उत्तरायण में कब होती है, 21 जून को होती है। और जब ऐसे ही धीरे धीरे आता है बसंत ऋतु होती है, कब, बसंत ऋतु में जो होता है वही 21 मार्च और 23 सितंबर को वसंत ऋतु पृथ्वी अर्थात विषुव पर पहुंच जाती है, मतलब बीचों बीच में पृथ्वी पहुंच जाती है जो दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रही है उस पर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को में वसंत ऋतु का समय होता है, ठीक है। अब जो दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। और जब दक्षिणायन होता है तो अपने यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। बस यही इसमें ज़्यादा पृथ्वी में समझने वाला है, और बाकी ज़्यादा इसमें पृथ्वी में कुछ नहीं है। और आगे है जैसे मानचित्र है, मैप। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है, एक थीमेटिक मानचित्र होता है। ये भौतिक मानचित्र में क्या होता है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियाँ हैं, महासागर हैं आदि होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, भौतिक मानचित्र होता है। और राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, जैसे राजनीतिक मानचित्र जैसे राज्य हैं, नगर हैं, शहर हैं, गांव हैं, विश्व हैं, ये देश हैं, राज्य हैं, उनकी सीमाओं को जो दर्शाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं, जैसे सड़क मानचित्र है, वर्षा मानचित्र है, वन तथा उद्योग मानचित्र आदि, ये क्या है, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मानचित्र में दर्शाई जाती है, दिशा और प्रतीक। अब जैसे साथियों, जैसे मान लो आपको 7 किलोमीटर दर्शाना है कोई दूरी, तो 7 किलोमीटर दूरी तो आप ऐसे 7 किलोमीटर का पन्ना थोड़े ना लेंगे ना, तो मानचित्र में 7 किलोमीटर का पन्ना लेंगे तो फ़ायदा ही क्या रहेगा, है ना। तो 7 किलोमीटर पन्ना नहीं लेते हैं, 7 किलोमीटर को एक मानक दूरी मान लेते हैं कि मान लो जैसे 7 किलोमीटर है, उसको मान लिया कि 1 सेंटीमीटर होगी ये दूरी 7 किलोमीटर वाली। उस तरह से इस दूरी को दर्शा देते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर। इसी तरह से अगर हम 14 सेंटीमीटर 14 किलोमीटर को दर्शाना है तो 2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसी तरह से दूरी को दर्शाते हैं। दिशा को कैसे दर्शाते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण, ये सब मतलब जो होती हैं ये दिशाएं, इस तरह से दिशाओं को दर्शाया जाता है, ठीक है। दिशा मानचित्र में दर्शाई जाती है। अब प्रतीक चिन्ह मानचित्र में दर्शाए जाते हैं, जैसे प्रतीक चिन्ह जैसे आपने देखा होगा, जैसे जाते समय ट्रैफिक पर लगा होते हैं कि मतलब ये जैसे पक्की लाइन और कच्ची लाइन, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, नदी, कुआं, ऐसे प्रतीक चिन्ह आपने देखे होंगे गिरजाघर और विद्यालय जाते समय विद्यालय के लिए लगे होते हैं, जैसे पीओ और पोस्ट ऑफिस है, ये सब मतलब सबके
लगे होते हैं इस पेड़ के लिए, सबके प्रतीक चिन्ह जो मतलब यूज किए जाते हैं मानचित्र में, उनको कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र क्या कहते हैं? रेखा चित्र वो होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं। खाका क्या होता है? जैसे खाका कोई बहुत बड़े क्षेत्र का खाका मतलब जो तैयार करते हैं हाथों के द्वारा, उसी को खाका कहते हैं। बस इतना ही, अगले पार्ट में फिर अगला